आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, एमपी दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी यहाँ पहुँचे हैं वेदपाल दायमा के कार्यालय पर। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, आप लोग देख रहे हैं। और इनकी माता जी का निधन हो गया था कुछ दिनों पहले। शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए एमपी दीपेंद्र हुड्डा पहुँचे हैं और साथ में चौधरी उदय भान जी भी हैं। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे हैं। हिलाओ मत कैमरा, आगे बढ़ो आराम। देख सकते हैं दोस्तों, प्रेस वार्ता भी रखी गई है, तो अभी बातचीत भी करेंगे एमपी साहब से कि आज प्रेस वार्ता क्यों रखी गई है, क्या मुद्दे हैं। रघुवीर तेवतिया पृथला के विधायक भी यहाँ पर पहुँचे हैं, आप लोग देख रहे हैं। और एमपी दीपेंद्र हुड्डा आपके सामने हैं। भाई क्या कर रहे हो, किसी के टच कर रहे हो यार। अभी देखिए प्रेस वार्ता भी रखी गई है, तो प्रेस वार्ता में क्या मुद्दे हैं इस बारे में भी बातचीत। हाथ रखा करो आगे, किसी को टच हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, अभी प्रेस वार्ता रखी गई है, तो बातचीत करेंगे, पूछेंगे भाई साहब क्या मुद्दे हैं। वैसे तो शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुँचे हैं वेदपाल दायमा के दफ्तर पर। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं फरीदाबाद 89 विधानसभा के। देख सकते हैं दोस्तों, तमाम कांग्रेसी नेता भी हैं जिले के, यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, अरे क्या कर रहे हो तुम, अपना हाथ आगे रखो ना, किसी का हाथ लग रहा है तो हाथ मान देना चाहिए। अपना कैमरा सुरक्षित रखो ना, सेफ रखो। तो देख सकते हैं दोस्तों, बातचीत कर रहे हैं। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं वेदपाल दायमा, फरीदाबाद 89 विधानसभा के। और दीपेंद्र हुड्डा का आज फरीदाबाद और पलवल में कई प्रोग्राम थे, अभी पलवल से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो दिन भर आज फरीदाबाद और पलवल में रहेंगे और क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं वो भी पता करेंगे स्थानीय नेताओं से। सुमित गौड़ भी पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं। और तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पहुँच चुके हैं फरीदाबाद के। ये देखिए भाई साहब, तमाम कांग्रेसी नेता पहुँच चुके हैं। जगह थोड़ा सा कम पड़ रही है क्योंकि नेता ज़्यादा हैं, तो सब सीटिंग अरेंजमेंट किए जा रहे हैं कि कौन कहाँ पर बैठेगा। विधायक नीरज शर्मा भी पहुंच चुके हैं आपके सामने। 1986 के पूर्व विधायक नीरज शर्मा। फरीदाबाद पहुंचे पहले सेट हो लो। वेदपाल दायमा जी के फरीदाबाद को माता जी का निधन हुआ था। बाकी फरीदाबाद के हालात भी आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? कि सबसे पहले जो हमारे कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ साथी हैं वेदपाल दायमा जी, यहाँ की स्वर्गीय माता जी शांति देवी जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं। और उनकी स्वर्गीय माता जी
शांति देवी जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं और जो माता पिता का जो आशीर्वाद है उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं, लेकिन जो ईश्वर की जो मर्ज़ी है उसको स्वीकार करके आगे बढ़े ये परिवार, उनके संस्कारों को लेकर आगे चले, ऐसी भावना हम जोड़ते हैं। हमारे परिवार के सदस्य हैं वेदपाल जी, आप जानते हैं आपसे। बाकी फरीदाबाद के हालात या प्रदेश के हालात आप लोगों से छुपे नहीं हैं। ये सही है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सरकार बनाई, लेकिन जो भाजपा की सरकार जो बनी है ये काम के आधार पर सरकार नहीं बनी। ये सरकार झूठ के, दुष्प्रचार के, यंत्र मंत्र के, तंत्र के, जाति धर्म की राजनीति के और हर तरह की नकारात्मक राजनीति के सहारे सरकार बनी है। ये काम के सहारे सरकार नहीं बनी। उसका जो हमारे मुद्दे थे पहले, वो आज भी मुद्दे हमारे खड़े हुए हैं प्रदेश में भी और फरीदाबाद को लेकर भी। हमने जैसे जो हिसाब इस सरकार से मांगा था वो कोई जवाब हमें मिला नहीं। सही है कि मात्र आधा % वोट के अंतर से इनकी सरकार बनी। 58 लाख वोट भाजपा को मिले, लेकिन लगभग 58 लाख वोट कांग्रेस को भी मिले प्रदेश में और 22,000 वोट का फेर था। अगर 22,000 वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिलते तो आज जितनी भाजपा का आंकड़ा था वो कांग्रेस का होता और कांग्रेस की सरकार होती। तो 22,000 यानी 11,000 प्रदेश के अगर मतदाता अगर अपने, तो ये बहुत नज़दीकी मुकाबला था। लेकिन बहरहाल एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी लोगों ने कांग्रेस पार्टी की दी है। 10 में से 5 लोकसभा के सांसद हैं हमारे, 37 विधायक विधानसभा में। आज तक हरियाणा के 56-57 साल के इतिहास में सबसे बड़ा विपक्ष का विधायक दल इस बार कांग्रेस पार्टी का विधायक दल है, 37 विधायकों के साथ, और लगभग बराबर का मत प्रतिशत और आज तक का सबसे नज़दीकी चुनाव हरियाणा के इतिहास में। तो लोगों ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमें भी दी है और जो लोग जो अहंकार में आकर, चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री हों चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हों, जो नकार रहे थे और नकार रहे हैं कि विपक्ष खत्म हो गया, कांग्रेस पार्टी खत्म होगी, इस तरह के बयान मैं देख रहा हूँ लगातार। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ सम्मान से कि प्रजातंत्र में 2 पहलू होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, और हरियाणा में एक मजबूत विपक्ष भी लोगों ने दिया है और वो उस विपक्ष की जिम्मेदारी हम सकारात्मकता से निभाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई सच्चाई और अच्छाई की है। मैंने जैसे कहा भाजपा की लड़ाई तो भाजपा तो केवल लोगों को बहकाने की है। झूठ, दुष्प्रचार, भ्रामक प्रचार, यंत्र तंत्र, जाति धर्म की राजनीति, लोगों को बहकाने में लोग विश्वास रखते हैं। मगर हमारी विचारधारा सच्चाई और अच्छाई की है। हम उस विचारधारा पे लड़ाई लड़ते रहेंगे, विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाएंगे। और जहाँ तक फरीदाबाद की बात है, ये प्रदेश की बात आपने फरीदाबाद की पूछी, फरीदाबाद में भी वही हालात है, कुछ नहीं बदले। फरीदाबाद जो एक ऐसा, फरीदाबाद की नगरी जो प्रत्येक वर्ष 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा राजस्व देता है प्रदेश सरकार, प्रदेश को 2,000 करोड़ तो महीने का दे रहा है। 2,000 करोड़ निगम का बजट अलग है, निगम का अलग। तो फरीदाबाद जो सबसे ज़्यादा राजस्व देने में, गुड़गांव और फरीदाबाद का नाम आता है। वहाँ पर पिछले 11 साल में कोई एक विकास का कोई बड़ा काम इस सरकार ने नहीं किया। जो मेट्रो का खंभा आगे आखिरी हमारी सरकार के समय, कांग्रेस सरकार के समय जो बना था, उसके आगे 1 इंच भी मेट्रो नहीं बनी। जो फरीदाबाद के बहुत बड़े इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे जिससे फरीदाबाद की पहचान होती थी, जैसे स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, आज उसका क्या हाल है? आज आप देखें, आज हर कॉलोनी के अंदर सीवर ओवरफ्लो, सड़कों का क्या हाल है आप वो देखें। हालात बद से बदतर। 11 साल में कोई कार्य फरीदाबाद का, केवल यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। निगम में 200 करोड़ का घोटाला,
बड़े बड़े जो फरीदाबाद के भाजपा के लोग थे, उन्होंने भाजपा के लोग हैं, उन्होंने अपने आलीशान मकान, आलीशान दफ्तर, बड़े बड़े अपने जो है वो सारे काम किए हैं। और यहाँ तक कि यहाँ के जो विधायक और मंत्री हैं उनको स्वयं बीजेपी के, जो भी आपने देखा होगा जब आए उद्योग मंत्री, तो उन्होंने खुद ही कहा कि भाई आपकी तो पहचान ही इस बात से, जो यहाँ बड़खल से हमारे जीत के गए हैं, क्योंकि आपकी पहचान ही इससे कि आपके घोटालों में नाम आते हैं। तो ये फरीदाबाद का भी बद से बदतर है, हरियाणा का भी बद से बदतर है। इसीलिए हम लड़ाई अपनी लड़ते रहेंगे। हमारी सच्चाई अच्छाई की लड़ाई है। कर्मचारियों को बाहर निकालने की तैयारी कर रही है सरकार। देखिए, तो वही कह रहा हूँ, इनके भाजपा के झूठ से लड़ते रहेंगे। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। सर, हिमाचल से एक बड़ी खबर आ रही है, मित्तल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है रेप का, क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा की तस्वीर ये आपको दोबारा से दिखाई दे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की वास्तविकता आपको दोबारा से दिखाई दे रही है। आप लगातार देख रहे हैं, चाहे मामला पूर्व मंत्री संदीप सिंह के समय हमारी एक हरियाणा की एक बेटी के शोषण का मामला हो, चाहे मामला इनके एक सांसद ब्रिजभूषण का के समय हो, और चाहे ये मामला अभी आया है जो प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पे इस तरह का मुकदमा दर्ज होना, आप समझ सकते हैं कि भाई कितना ये बड़ा मामला प्रदेश के लोगों के सामने आया है। हमारी मांग है कि तुरंत इन पे भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेके अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। मगर जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरह के मामले आ रहे हैं, वो हकीकत दिखाती है, भाजपा की हकीकत दिखाती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं इस मामले में। प्रदेश अध्यक्ष जी भी पार्टी का क्या स्टैंड है वो भी आपके सामने रखेंगे। एक बार इसके बाद लेंगे, एक बार इस मामले प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल में जो मामला दर्ज हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं हमारे कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ साथी श्री वेदपाल दायमा जी के माता श्रीमती शांति जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे कि आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, जो आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ रहा है। नकारात्मक जो सोच हैं उनसे हम ऊपर उठ करके सकारात्मक की तरह हमारा देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। जहाँ तक सवाल है कि जैसे कि अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, ये कई चीज़ों में आप देख सकते हैं। मोहनलाल बड़ौली का तो अभी आया है, उससे पहले यहीं से रमेश कौशिक, इसकी सीडी भी जारी हो गई थी। आज उसका केस का कुछ आता पता नहीं है, क्या हुआ उसको क्या नहीं हुआ, वो सारा दबा दिया गया। हमारी महिला कोच के साथ जिस तरह से संदीप सिंह के खेल मंत्री ने किया, हमारी महिला पहलवानों के साथ हुआ। हमारे चाहे वो जिस तरह से हाथरस में हुआ हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने जो मामला हुआ है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पष्ट रूप से सब जगह मिलते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ तक भी जो मठाधीश भी हैं कई, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आशाराम बापू हो, जो इनसे जुड़े रहे, जो इनके लिए प्रचार करते रहे, वो सभी पर इस तरह के संगीन आरोप लगते रहे। इस मामले में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और
नड्डा जी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर में उनका क्या दृष्टिकोण है, क्या उन्होंने एक्शन लेना है, क्या एक्शन लिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये 3 जुलाई का मैटर है। 13 दिसंबर को FIR लॉन्च होती है और ये आज प्रकाश में आता है ये मैटर। इतने दिन बाद भी सारी चीज तथ्यों के साथ में हम समझते हैं रखा गया होगा, तो ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। और आज तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, अब तो बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ, इनसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज तो बेटी बचाने की बारी है। और मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि अभी जो पता लग रहे हैं, हम पता कर रहे हैं, किसी भी चैनल पे इस पर डिबेट नहीं है। अगर कोई और किसी पार्टी के नेता पे, कांग्रेस के नेता पे होते, सारे नेशनल भी और सारे स्टेट के सारा यूट्यूबर भी और सारे जो चैनल इस पर डिबेट करते नजर आते। कोई डिबेट नहीं हो रही किसी भी चैनल पे। पूरी तरह से इस तरह से अगर जो मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र को बचाने का, आज मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो मीडिया का भी इम्तिहान है। ऐसे मामलों को प्रमुखता से उठाएं, जनता के सामने लेकर जाएं और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो। और हम अपने पार्टी लेवल पर इसको सारे चीज़ का संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक नगर निगम का अभी आपने जो जिक्र किया, किस तरह का स्मार्ट सिटी का किस तरह से झांसा देकर के जो एक नारकीय जीवन जीने के लिए फरीदाबाद नगर निगम को मजबूर कर रखा है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियों के ढेर लगे हुए हैं, प्रदूषण बहुत, दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषण फरीदाबाद के अंदर है। ना पानी साफ मिलता है, पूरी तरह से जो न, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है, चाहे वो कहीं शहर में किसी कॉलोनी में रहता है, सिर्फ एक अफीम चटा रखी है वो हिंदू और मुसलमान की हिंदुत्व के नाम से। सारा जो है ना, जो प्रमुख जो मुद्दे हैं जिस पे बेरोजगारी का है, महंगाई का है, प्रदूषण का है, ये सारे मुद्दे दूर हो रहे हैं। और आज जो है जो कानून व्यवस्था का जो हाल हो रहा है सारे प्रदेश में, हमने बहुत बार इसके बारे में बात की और अभी भी मैंने बात रखी कि ये सारे चीज़ सामने आनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को भी क्या जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, ये उनके शीर्ष नेतृत्व को भी ये बताना चाहिए। 3 तारीख का मामला, 13 तारीख को FIR दर्ज होती है, अब तक कार्यवाही नहीं हो रही है। सरकार कौन बचा कौन रहा है? देखिए इसमें एक और इसमें एक और जो बात है, इस मामले में एक और बात ये भी है कि किस किस की संज्ञान में था ये, सत्ता से जुड़े हुए कौन कौन लोग, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि जो बातें आ रही हैं निकल के, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में बड़े स्तर पे इस प्रकार का मामला, जैसे कहा कि पहले भी इनके कुछ नेता इसमें आए और अब प्रदेश अध्यक्ष तक ये बात पहुंच गई। महिला का आरोप है नौकरी देने के बहाने है और नौकरी के बदले दुष्कर्म, नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण, ये नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण है और बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा जो बातें आ रही हैं, जो निकल के आ रही हैं, तो इस बात पे जांच होनी चाहिए किस किस को पता था और कौन कौन बचाने में था और कौन कौन साथ था, और क्या ये इसकी जानकारी के बाद उनकी टिकट काटी गई थी। मगर टिकट काटने के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेदारी, आज भाजपा का अभियान चल रहा था, मेंबरशिप अभियान, उन प्रदेश अध्यक्ष मोहन भडोली जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने उस अभियान में मेंबरशिप ली होगी, वो आज अब क्या सोच, अपने आप को कितना ठगा हुआ मान रहे होंगे, तो आज आप उस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जांच होना, जांच का विषय है, कोई किस किस ने बचाया, कौन कौन किस किस को पता था,
कौन इसके अंदर संलिप्त थे, दूध का दूध पानी का पानी हो, जैसी हमारी मांग है। और जो इसमें जुड़ा हुआ एक और मामला सामने आ रहा है कि नौकरी के बदले दुष्कर्म, ये एक नया इसमें मैं समझता हूँ कि इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग, अहंकार की पराकाष्ठा आज तक कभी प्रदेश के इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए प्रदेश के लोगों से। सबसे हमारी पहली मांग है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांगे और उसके बाद जांच हो, और जांच में जो जो दोषी पाया जाता है, जो जो शामिल पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है, या जो इस बचाने में पाया जाता है, किस किस को जानकारी थी भाजपा के सिस्टम में, कौन कौन कहाँ तक ये पहुँचा हुआ है ये मामला, ये सारी बात प्रदेश के लोगों के सामने आनी चाहिए इसमें। क्योंकि जैसे पहले भी इनके बीजेपी के एक सांसद आए, का मामला आया सामने, अब ये प्रदेश अध्यक्ष तक बात पहुंच गई है। मैं समझता हूं कि ऐसा घिनौना खेल ऐसा घिनौना खेल ये शायद प्रदेश के लोगों ने ऐसा घिनौना खेल कभी नहीं देखा होगा जो अभी निकल के जिसकी परतें सामने आ रही हैं। हुड्डा साहब, एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे मजबूत विपक्ष के तौर पर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, प्रधान जी भी बैठे हैं, अध्यक्ष जी भी, कोई भी आप जवाब दे दें कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष का ना चुनना विधानसभा में किस तरह से जनता की आवाज़ उठेगी, सवाल ये। दूसरा, 70 नंबर कोठी की चर्चा बहुत है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उस पर सवाल उठा रहे हैं कि खाली नहीं कर रहे हैं बड़े हुड्डा साहब। देखिए, इसमें जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष का चुनने का मैटर है, वो हमारे विधायक दल की मीटिंग हो गई और सबने एक लाइन का प्रस्ताव करके कांग्रेस नेतृत्व के पास में भेज रखा है। अब ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने लेना है, वो हमारे यहाँ प्रदेश स्तर पर वो नहीं है मामला, वो वहीं पर ही इसका फैसला होना है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये होगा। और जहाँ तक आप कोठी का एक ऐसा मैटर, देखो बड़े अफसोस की बात है कि जो एक कोठी का आज मैंने देखा अखबार में अपना उसका वो बना रखा है भाई कि हाँ ये पैनल रेट है, ये हो रेट। अरे भाई वो नेता प्रतिपक्ष के नाम अलॉटेड है, जो नेता प्रतिपक्ष तो बनना ही है, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में जो भी बनेगा उसको नाम अलॉट हो जाएगी। अगर कोई भी होगा पैनल रेट तो पैनल रेट भी दे देंगे। वो एक क्या मैटर, आप बताएंगे कि भाई 8 महीने से क्यों बैठा है ये जो परवेश वर्मा 8 महीने से कोठी पर कब्जा करे बैठा है, उनके लिए छूट है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट है, कितनों ने कब्जा कर रखा है, दिल्ली में बैठे उन पर कितना पैनल रेट लगाया, पूछेंगे कि वो इस पर क्या पैनल रेट लगाया, और उन कोठियों पर कितने कितने लोगों के फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, जिन पर कितने ही ऐसे हो रहे। तो ये, और जो एक बात अभी आई थी कि कह रहे थे भाई ये मामला हिमाचल का है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जब कंप्लेंट आएगी तभी, कंप्लेंट आई 3 दिसंबर को, हरियाणा में इलेक्शन थे अक्टूबर में और ये मामला था जुलाई में। अगर कांग्रेस को राजनीतिक लाभ उठाना होता या कोई होता कांग्रेस को, तो जुलाई में ही इनको जो पूरा पर्दाफाश कर देते, अक्टूबर में इनका पता लग जाता क्या है। ये तो आया ही संज्ञान में नहीं है। जब दिसंबर में, उसके बाद में, क्योंकि एक बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी वेरीफाई करने में टाइम लगता है। तब ये जो सामने आया है, तब आया कि जब तथ्य सारे वेरीफाई कर लिए हैं वहाँ की गवर्नमेंट ने, जिससे कि कोई झूठा आरोप ना लगे। अध्यक्ष जी, रानिया में ईवीएम वेरीफाई के नाम पर मॉक पोल कराया जाता है। सर मित्र जो कंबोज हैं उन्होंने मॉक पोल उसके लिए वेरीफाई के लिए बोला था, लेकिन मॉक पोल करा रही है। देखिए, इससे ये पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन कितना एक तरफ चल रहा है, निष्पक्षता पे उस पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। जो ये ईवीएम में एक 26 अप्रैल 2024 को संजीव खन्ना और दीपक शंकर दत्ता की बेंच में ये फैसला हुआ था कि कोई भी 5% बूथों पर अपना उसका निर्धारित फीस दे करके वो अपना चेक एंड वेरीफाई करा सकते हैं अपने हिसाब से। उसके हिसाब से मैंने भी 5 मशीनें करी, दलाल साहब ने भी 5 मशीनें करी, लखन सिंगला ने की, विजय प्रताप ने की, सर्वमित्र कंबोज ने की। लेकिन जो रिट जो गई है
करण दलाल के, लखन सिंगला के, दो उनकी तरफ से भेजे सुप्रीम कोर्ट में, वो यही चैलेंज किया है कि ये मॉक पोल कराना चाहते हैं। हम मॉक पोल नहीं, जो अंदर जो है हम उसको वेरीफाई कराना चाहते हैं कि भाई एक मिनट में पूरा उसको स्पष्टीकरण होने दो। वो पूरी तरह से हम चाहते हैं कि वीवीपैट से हमारा जो ईवीएम का जो अंदर है वो मिलान किया जाए। और एक बात और इसमें हम कहना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे, जिस समय हमने पैसे भरे विद इन वीक, जो भरने होते हैं विद इन वीक हमने पैसे भरे, हमने उसी समय राइटिंग में सभी ने लिख के दिया अपने अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर को और अपना जो असेंबली जो रिटर्निंग अफसर को, कि हमारी उपस्थिति में ईवीएम को और वीवीपैट को सील कराया जाए, हमारे सिग्नेचर कराए जाए और जो हम उसको जो वेरीफाई करें, जो चेक करें, जब वो खोले जाए। 3 महीने हो गए, अभी तक ना हमें बुलाया, ना हमारी मौजूदगी में सील की। जब हमारी मौजूदगी में उनकी कस्टडी में, उनकी ही तो हमें उन पर नहीं है, उन्हीं पर तो हमें शक है। वही चीज तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं और वही वो नहीं करना चाहते। इसके पीछे सीधा है इलेक्शन कमीशन की मंशा पूरी तरह से गलत है। हमारे पूरी तरह से ये सत्ता पक्ष के हाथों का खिलौना बन करके रह गया। तो कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बनता कि जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एक आदेश पारित करते हैं और उसके बावजूद इस तरह यही तो कंटेम्प्ट यही डाला हमने, जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट गई है कि भाई आपके जो आदेश थे 26 अप्रैल के, उसके अगेंस्ट ये कर रहे हैं। वो रिटीर ये है उसी के लिए और उसी के लिए जो ये सारा खेल हो रहा है। एक सवाल और, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचा, जो कि ईवीएम को लेके काफी 21 तारीख की डेट है सुप्रीम कोर्ट। अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचा, जो ईवीएम को लेके काफी मुकर्रर और बाकायदा केस भी लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से हरियाणा में हुआ, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी मान रही है कि जो वोटों की धांधली हुई, लेकिन महाराष्ट्र में इतने प्रदर्शन, इतने जुलूस निकल रहे हैं इन चीज़ों के खिलाफ, लेकिन हरियाणा में एक आवाज़ तक नहीं निकली। ऐसा है कि जब भी एकदम हरियाणा का इलेक्शन हुआ, कदम महाराष्ट्र का शुरू हो गया, सबका ध्यान उधर पहुंच गया, सारे मीडिया का, प्रेस का, सारा सब तरह से। और यहाँ पर जो हुआ, हम उसमें अपने लीगल कार्रवाई में लग गए। कोई उसमें उनको चैलेंज कर रहा है, इसमें उनको ईवीएम मशीनों को चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं और ये लीगली हम उस पर कर रहे थे। लीगल के वो महाराष्ट्र में चल रहा था। लेकिन आप जैसा कि अभी एमपी साहब ने बताया, हमने 11.20% के हमारा वोट शेयर बढ़ा है पिछले से, और 2014 से 19% वोट बढ़ा है। 20% से 28% हुआ हमारा 2019 में, और 39.30 अब हुआ 24 में, और उनका 39.9 है। सिर्फ 0.6% का इसमें एक बात और है कि लीगल अभी लेंगे, कोई बात नहीं, जल्दी महाराष्ट्र देखो, हरियाणा में केवल लीगल एक आउटकम है, लेकिन हरियाणा में हमने जो है माननीय अध्यक्ष जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई, करण सिंह दलाल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसके मैं समझता हूं कि 10-12 सदस्य थे उस कमेटी में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जिन्होंने स्वयं चुनाव लड़ा था। उस कमेटी ने सबसे बात करी, एक कैंडिडेट से, हर जिले से हर विधानसभा क्षेत्र के सभी कैंडिडेट्स की बैठक बुलाई, बातचीत करी, सारी फैक्ट्स इकट्ठे किए, और उसके बाद हम कोर्ट में गए। एक जो प्रक्रिया होती है, लड़ाई लड़ने की एक प्रक्रिया रहती है, उसको मैं समझता हूँ कि संगठनात्मक रूप से भी हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि भाई जो भी आज के दिन संविधानिक हमारे पास रास्ते उपलब्ध हैं, उन रास्तों के अंतर्गत उस लड़ाई को हम आगे जारी रख रहे हैं। अब 21 तारीख की तारीख है कोर्ट के अंदर, जैसे कि अभी जानकारी दी। कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करेगी या नहीं? जो हमें अपनी संघर्ष को आगे लेके जाने के लिए कि हमारे पास पहला हमारा रास्ता कोर्ट का है, पहले कोर्ट में अगर हमें न्याय मिलेगा तो हम कोर्ट के अंदर सबसे पहले हम पहुँचे। हरियाणा कांग्रेस सबसे पहले कोर्ट में पहुँची, देखते हैं, कोर्ट से हमें उम्मीद है, नहीं होगा
बात है, जनता के दरवाजे में भी जाएंगे। अब देखिए एक सवाल दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा सरकार के तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी लगा दी गई है। कांग्रेस की तरफ से क्या हरियाणा के नेताओं की जिम्मेदारी लगा दी गई है? अगर नहीं लगाई है तो कब तक लग रही है? कांग्रेस में काफी लोगों को पहले ही ऑलरेडी 1 महीने से लगी हुई है जिम्मेदारी, कई विधायकों की लगी हुई है, और कुछ की जैसे जैसे आवश्यकता होगी हम उस हिसाब से भेजते रहेंगे, बातचीत करके जैसे उनकी डिमांड होगी। दिल्ली चुनाव का मूड कैसा लगी हुई है। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, अपने आफ्ताब अहमद जी की लगी हुई चांदनी चौक में, नीरज शर्मा जी की लगी हुई है नई दिल्ली में, ये संदीप दीक्षित जी के चुनाव के प्रभारी हैं, तो लगी हुई है हरियाणा के बहुत से लोग। चुनावी मूड कैसा दिख रहा है जी? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। लड़ाई बीजेपी से है या केजरीवाल जी से? बीजेपी है ही नहीं, वो केजरीवाल से रहेगी। ठीक है।